बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि क्लास 4 और क्लास 7 के बच्चों के असेसमेंट होंगे 8 मार्च को। आज के वीडियो बनाने का असल पर्पज़ यही है कि वो स्टूडेंट्स या वो पेरेंट्स जो अभी तक गुनागो की कैफियत में मुब्तला हैं कि ये बच्चों का पेपर या असेसमेंट टेस्ट कैसे बने होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो तैयार की जा रही है। आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बड़े गौर से देखें और समझ के अपने बच्चों को ये बताएं। इसमें असेसमेंट पैटर्न बताया जाएगा कि पेपर कैसे तैयार होगा और किस तरीके से पेपर दिया जाना है। मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, असेसमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की टीम लेती है और ये असेसमेंट इस बार IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के असातिज़ा और प्रोफेसर्स ने बनाया है और उन्हीं की टीम आके ये असेसमेंट लेंगी। दौरान असेसमेंट स्कूल्स इंतज़ामिया या टीचर्स इंटरफेयर नहीं करते। तमाम का तमाम उस दिन का जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के भेजे गए ऑफिसर्स के हाथ में होता है। असेसमेंट 3 घंटे का होगा और इसमें 4 सब्जेक्ट का असेसमेंट होता है: साइंस, इंग्लिश, मैथ और सिंधी। हर सब्जेक्ट 25 नंबर का होगा और टोटल 100 मार्क का ये पेपर होगा। इसमें बच्चे को कम से कम 40% नंबर हर हाल में हासिल करना लाजमी होंगे। तमाम का तमाम असेसमेंट 60% से ज़्यादा MCQs पे डिपेंड करता है। MCQs होंगे जिसकी तैयारी हम गुज़श्ता 2 महीनों से करवा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बच्चों को ये बताएंगे कि इस असेसमेंट में बच्चे किस तरीके से हल करेंगे और अपने असेसमेंट में किस तरीके से अपने पासिंग मार्क वो हासिल कर सकते हैं। घबराहट और परेशानी की सूरत में असेसमेंट के नताइज पे असर पड़ सकता है, लिहाजा कोई भी बच्चा घबराहट की सूरत में असेसमेंट को ना करे। असेसमेंट का पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। मोहतरम वालिदैन, ये पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन SEF असिस्टेड स्कूल असेसमेंट मार्च टू अप्रैल 2018। ये एक स्पेसिमेन है और ये पैटर्न है जिस तरीके से ये असेसमेंट लिया जाएगा। इसके अंदर बाकायदा ग्रेड 4 लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के असेसमेंट यूनिट इस पर लिखा हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ही लिटरेसी डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। इसका पहला पेज जो होगा उस वो बच्चा फिल करेगा जिसमें स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर मेल है या फीमेल है, स्कूल कोड जो हम उन्हें बता देंगे कल इंशाल्लाह। वैसे भी तमाम इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, तमाम बच्चे इसको जहन नशीन कर लें। 160105018 हमारे स्कूल का कोड है। नेम ऑफ विलेज, डिस्ट्रिक्ट या सिटी, हमारा नेम ऑफ विलेज के अंदर शाह लतीफ़ टाउन, डिस्ट्रिक्ट मलीर, कराची आएगा। नेम ऑफ एंड सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, जो बच्चे पेपर देंगे उनके यहाँ सिग्नेचर होगा। उसके बाद आगे इस पैटर्न में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, जिसमें साइंस 15, मैथमेटिक्स 15, इंग्लिश 20। तो यहाँ ये अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ है, बट ये अब जो आएंगे ये 25 मार्क्स का ईच पेपर होगा और 100 मार्क होगा। पार्ट 1 जो होता है वो MCQs पे डिपेंड करता है और पार्ट 2 जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। प्यारे बच्चों, जब आप सेकंड पेज पे जाएंगे उस पे लिखा होगा पार्ट 1।
इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट लिखा हुआ है। ये पेपर इंग्लिश और सिंधी दोनों मीडियम में तैयार किया जाता है। आपने इंग्लिश मीडियम की तरफ तवज्जो देना होगी। इंग्लिश मीडियम के फ्रंट पे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस इन पार्ट कैरी इक्वल नंबर, के जो पेपर है ये पार्ट 1 में जो भी सवाल होंगे इनके नंबर बराबर दिए जाएंगे या होंगे। ये तमाम हिदायत दी गई हैं कि आपने पेपर्स पे निशान कैसे लगाने हैं, कि टिक करना होगा, जहां सही जवाब है उस पर टिक करना होगा, और पेंसिल शुड बी यूज्ड टू मार्क द आंसर। सवाल का जवाब देने के लिए जो आप मार्किंग करोगे वो पेंसिल से की जाएगी। उसके साथ फिनिश ईच पार्ट इन द गिवन टाइम एज मेंशन्ड इन द पेपर। जो पेपर में टाइम दिया गया है उसके मुताबिक आप लोगों ने इस पेपर को हल करना होगा दिए गए टाइम के अंदर। पार्ट 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे पेपर में साइंस का पेपर है। पार्ट 1 साइंस, टिक द करेक्ट आंसर्स। जो जवाब सही हो उन पे आपने निशान लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट मेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, मतलब जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो जिस्म जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा होता है। तो इसमें 3-4 ऑप्शन लिखे होंगे ABCD, स्किन, ब्रेन, स्टोमिक, स्केलेटन। ये बच्चों ने पढ़ा होगा कि कौन सा बॉडी का हिस्सा ऐसा है जो बॉडी की इम्प्रूव में सबसे मेन किरदार अदा करता है। तो ढांचा जो बना रहा होता है वो स्केलेटन होता है। ये मतलब हड्डियों की मदद से इंसान का जिस्म बढ़ता है। इसी तरीके से द फंक्शन ऑफ द गिवन ऑर्गन इज टोल्ड, के दिए हुआ जो ऑर्गन बताया गया है इसका मेन फंक्शन क्या है। हेल्प ब्रीथिंग, कंट्रोल ऑल थिंकिंग, स्टोर एंड डाइजेस्ट द फूड, पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हम इस पे निशान लगाएंगे इस तरीके से डी पे, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम डी पे निशान लगाएंगे जो सही होगा। बड़ा ध्यान के साथ ये देख के करना पड़ता है। ऑप्शंस होते हैं, बच्चे ने सिर्फ ये देखना है जो टीचर ने पढ़ाया था या हमने बुक पे जो पढ़ा था या देखा था लिखा था उसको हमने किस तरीके से करना होगा। जब हमारा साइंस का पार्ट ख़त्म होगा तो सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट होगा मैथमेटिक्स का, मैथ का। मैथ भी सेम इंग्लिश और सिंधी के अंदर दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 8 इन्होंने दिया है कि 135,722 विल बी रिटन इन डिजिट्स। एमसीक्यूज में ये जवाब देना है कि 135,000, 100 आप यहां देखेंगे कि 135,000। उसके बाद इन्होंने कहा 722 विल बी, 722 यहां लिखा हुआ है। इट मीन कि जो बी है ये करेक्ट आंसर है। एक्स्ट्रा पेज आपके पास पर मिला हुआ है जो रफ वर्क के लिए आता है। जैसे वो बता रहे हैं कि 135,000, तो आपने अपनी पेंसिल से 135,000 लिखना है। उसके बाद कह रहे हैं 722, ये इसका आंसर है। उसको आप मैच करें तो आपके पास यही आंसर आएगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल है का अ फार्मर गॉट प्रॉफिट ऑफ Rs 43,380 from the crop and of cotton and Rs 53,500 rupees from the crop of wheat. The total profit he earns in rupees is। अब ये सवाल में आया है कि एक किसान 43,380 रुपये मुनाफा हासिल करता है कपास की फसल से और 53,500 रुपये मुनाफा हासिल करता है गंदम की फसल से।
तो ये बताएं कि इस किसान ने दोनों फसलों से टोटल कितने रुपए प्रॉफिट हासिल किया। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ रफ अमल कर सकते हैं। अब यहाँ आया हुआ है कॉटन से प्रॉफिट कितना आ रहा है, आप यहाँ लिखिए कॉटन का प्रॉफिट। वो बता रहे हैं कि 43,800 रुपीज, 43,380 रुपीज। आप यहाँ लिखेंगे 43,380 रुपीज। और गंदम से जो प्रॉफिट आया है वो आप यहाँ लिखोगे कि वेट से कितना प्रॉफिट आया है। ये आप देखेंगे गंदम से जो प्रॉफिट आया है वो 53,500 रुपीज। उसको आपने प्लस कर लेना है 53,500 रुपीज। 53,500 रुपीज है, 53,500 रुपीज। इसको आपने टोटल को प्लस कर लेना है, तो ये आपका आंसर आएगा। आपने इस आंसर को मैच कर लेना है। अगर ये आंसर उसके साथ मैच हो रहा इट मीन आपका जवाब सही है। अब आपके पास यहाँ ऑप्शंस मौजूद हैं ए, बी, सी और डी। आपने यहाँ देखना है, आपके पास है 96,880 रुपीज। आपने सी में देखेंगे 96,880 रुपीज लिखा हुआ है, इट मीन के ये आंसर आपका करेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि अ मैन हैड Rs 95,000 rupees. He invested 82,475 rupees in business. The amount left with him in rupee is. अब आपने क्या करना है, उसी रफ पेपर पे जाना है जहां पे रफ लिखा हुआ है, इस पे आपने अपना काम करना है कि एक बंदे के पास टोटल पैसा कितना था 95,000 रुपीज। आपने यहाँ पे रफ में लिखना है 95,000 रुपीज। ये टोटल उस बंदे की रकम है जो उसके पास जमा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 82,475 रुपये एक बिजनेस पे खर्च कर रहा है या लगा रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस में, इट मीन के 82,475 रुपये ये अपने बिजनेस में लगा रहा है। उन्होंने पूछा है कि बाकी उसके पास कितना बचा। अब उसके पास जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा। ये पैसा इन्होंने बिजनेस में लगा लिया है, ये टोटल इसकी टोटल रकम है। ठीक है, 95,000 इनके पास टोटल है, 82,475 रुपये इसने बिजनेस में खर्च किए हैं। अब आपने 95,000 में से 82,475 रुपये को माइनस करना है, तो उसका जो बाकी पीछे प्रॉफिट बचेगा वो आपने मैच कर लेना है यहाँ दिए गए फिगर से। अगर ये फिगर उसके मुताबिक मैच के मुताबिक सही होते हैं इट मीन के जवाब सही है। अगर ये ऑप्शन बी सही जवाब है जो यहाँ पे दिया गया है। हाँ प्यारे बच्चों, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, बट ये है कि इस पे हमें तवज्जो देना होगी। अगर हम तवज्जो दे के इसको हल करना चाहेंगे तो हम इसे बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें देखें छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, एडिटिंग के क्वेश्चन है जिसको हम जमा के कहते हैं, और इसमें माइनस का क्वेश्चन है जिसको हम तफरीक या नफ़ी का क्वेश्चन कहते हैं। अब आगे एक सवाल है कि इफ़ द प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर इज Rs 18,590 रुपीज, देन व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 5 सच कंप्यूटर्स इन रुपीज। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर एक कंप्यूटर की कीमत 18,590 रुपये है तो 5 कंप्यूटरों की कीमत कितनी होगी। आपने फिर बैक पे जाना है रफ अमल के लिए, तो वन कंप्यूटर इज इक्वल टू 18,590 रुपीज, और उन्होंने कहा जी 5 कंप्यूटर की कितनी कीमत होगी, इट मीन के मल्टीप्लाई बाय 5। आपने 5 का टेबल
पढ़ना है, इन तमाम को 5 से आपने मल्टीप्लाई करना है, ट्वीन के 5 के टेबल्स के साथ आपने ये मल्टीप्लाई करना। क्या आएगा? 500, 9 5 दा 45, 5 आएगा, आपका पीछे 4 बच रहा है, 5 5 दा 25, और 5 8 दा 40, 5 1 दा 5 और 4 9। तो आपका आंसर, आप इसको मैच करोगे बैक साइड पे कि अगर जो आपने फिगर दिया है यहाँ, ये यहाँ पे मौजूद है, तो आंसर आपका सही होगा। अगर ए बी सी और डी के अंदर आप देखेंगे हमारे पास डी में 92,950 रुपीज़ लिखा हुआ है, इट मीन के ये आंसर हमारा करेक्ट है, 92,950 रुपीज़। ये इस क्वेश्चंस होंगे यहाँ सबसे करेंगे जहां आपको डाउट हो कि यहाँ हम में ये गलत हो रहा है, तो कोशिश करें उसको अपने जहन में अपना वो लेके आए जहां आप पढ़ रहे थे, या आपकी कॉपी पे या आपकी बुक पे जो चीज़ लिखी हुई है, और दूसरा आपके टीचर्स ने जो कुछ आपको पढ़ाया है उसको समझ के, उसको देख के और वो जहन में ला के वो लिखें। ये बड़ा आसान पेपर है, सिलेबस ऑलरेडी में हम दे चुके हैं, वर्कबुक आप लोगों को करवा चुके हैं। तो बाकी अब पेरेंट्स का काम है कि इन पे तवज्जो दें ताकि ये आप बेहतर से बेहतर नंबर हासिल कर सकें। बेस्ट स्कूल या बेस्ट स्टूडेंट्स उसको करार दिया जाएगा जिसके 80% के करीब मार्क्स आएंगे। कोशिश करें कि इस पैटर्न को 80% तक लेकर जाएं, अपने पेपर को 80% तक हल करें ताकि आपका पेपर बेहतर और अच्छा हो सके। और इसके साथ साथ वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि 8 मार्च बरोज़ जुम्मा किसी बच्चे को छुट्टी नहीं करवाना। अगर कोई बच्चा छुट्टी करता है तो वो सालाना पेपर में भी नहीं बैठ सकेगा और उसका स्कूल से एट द स्पॉट नाम खारिज कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।